नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट हंट। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेक्चर नंबर 1.5। Today's topic is torque on dipole, electric flux and Gauss theorem. Let us start. So this lecture basically includes number 1 torque on a dipole in a uniform electric field. Then we shall discuss about dipole placed in a uniform electric field. उसके बाद बात करेंगे stable and unstable equilibrium of dipole. Then electric flux, Gauss theorem and Gaussian surface. तो कुछ इन टॉपिक्स पे हम इस लेक्चर में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले टॉपिक हमारा टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो डाइपोल होता है वो दो चार्जेस का एक सेटअप होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमारे पास ये आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें डाइपोल किसी एंगल पर प्लेस किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो बेसिकली इस डाइपोल को जब इस एंगल पर प्लेस करें तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक एक फोर्स का अनुभव करेंगे। ये एक्सपीरियंस जो फोर्स का वो किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के बराबर, क्योंकि फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा ई है और हर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। तो इस केस में हमारा ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू ई हो जाएगा और ये वाला चार्ज होगा आपका माइनस क्यू ई हो जाएगा। अब ये जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो टॉर्क जो होता है बेसिकली वो P इंटू ई इंटू साइन थीटा के बराबर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा, वेयर P इज डाइपोल मूवमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डाइपोल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक तरह से, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों ही अपने में वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाहें तो टाउ मैक्स जो होगा वो P E इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे साइन 90 डिग्री का मतलब है ये जो डाइपोल है वो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है। तो इस तरीके से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी P इंटू ई, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, ना इसका डेरिवेशन कैसे होगा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को टिल्ट कर दिया गया है। टिल्ट का मतलब थोड़ा टेढ़ा करके रखा गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर दो फोर्सेस काम करेंगे बेसिकली। अच्छा, ये इसमें एक चीज और समझने की है कि ये जो डाइपोल पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, मतलब दोनों डिफरेंट अलग अलग लाइन कह लोगे। इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर एक टॉर्क काम करेगा बेसिकली, जो कि दोनों फोर्सेस के पेयर की वजह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि डाइपोल के इस केस में जो डाइपोल पर जो आपका ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है और हर डाइपोल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड q है। तो इस तरीके से अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकल वर्टिकल पार्ट जो हो जाएगा वो 2a sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, विच इज नथिंग बट 2a इंटू साइन थीटा। तो एफ नेट आप निकाल सकते हैं यहाँ से Q इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ जीरो हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है तो यहाँ पर ये रोटेटरी मोशन हो जाएगी। नेट फोर्स तो जीरो, लेकिन यहाँ पर टॉर्क काम कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर नेट ट्रांसलेटरी मोशन जीरो होगी, बट देयर वुड बी अ टॉर्क ऑन दिस डाइपोल बिकॉज दिस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने ये चीज एक ऑब्जर्व की। अब देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड दिस पर्टिकुलर डाइपोल। तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्क की वैल्यू जाएगी Q इंटू ई, फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई है, और यहाँ पर ये जो डाइपोल का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया, विच इज 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a इंटू क्यू इंटू ई साइन थीटा। तो यहाँ 2a इंटू क्यू यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से टाउ का वैल्यू आ गया p इंटू इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए टाउ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन। टाउ मैक्स यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा आपका बनोगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये डाइपोल जो है फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो उस केस में थीटा 90 डिग्री होगा, तो वहां पर मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा। अब देख लेते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन होगी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा। मतलब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री का मतलब है जो डाइपोल है वो फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, मतलब डाइपोल मूवमेंट और फील्ड के डायरेक्शन सेम है। P और E के बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री है, थीटा इज जीरो। इन दिस केस दिस इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। सेकंड केस होता है विच इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब डाइपोल को जस्ट आपने 180 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो उस केस में डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का एंगल होगा वो उस केस में 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जस्ट अपोजिशन में है दोनों वेक्टर्स, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। An electric dipole, when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 Newton per coulomb, experiences a torque of 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole. तो यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला प्लेस करना है, जैसे कि हम देख रहे हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, ई की वैल्यू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है एंड टाउ इज 9 into 10 to the power minus 26 न्यूटन इनटू मीटर। तो ये छोटे से डायग्राम में दिखाया गया 30 डिग्री के एंगल पर है फील्ड और वो। तो ये सिंपल फॉर्मूला प्लेस करिए, टाउ इक्वल टू पी sin theta where p comes out to be tau upon e sin theta. So putting all the values would get you the value of dipole moment as this: p is equal to 1.8 into 10 to the power minus 29 centimeter coulomb into meter. Okay, तो दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम एक समझ लेते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि ये गॉस थ्योरम में आगे यूज होगा, इसलिए एरिया वेक्टर को समझ लेते हैं। देखिए एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, कोई भी एरिया कोई भी सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो जो वेक्टर होता है उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। अब ये दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर में, या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हो सकता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या कहते हैं आउटवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, अभी यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपकी क्लोज्ड सरफेस है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए ये एस बार, ये जो एस वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया।
जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, जैसे ये आपका क्लोज सरफेस है, तो वहां पर क्या होगा, तो फॉर क्लोज सरफेस डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटसाइड, तो हमेशा बाहर की डायरेक्शन लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन बाहर की तरफ लिए गए हैं, जितने भी आपके डायरेक्शन है सभी बाहर की तरफ लिए गए हैं। तो फॉर ओपन सरफेस एनी नॉर्मल डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ओपन सरफेस थी तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी थी, या तो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है, या फिर लेफ्ट राइट कुछ भी बोल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एरिया वेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी एसआई यूनिट के बारे में आप जान लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड इक्विवेलेंट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट इनटू मीटर। ये जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कैपेसिटेंस वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस के बारे में बताएंगे, तो उस समय ये हम यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ देखिए, ये जो मैंने आपको एरिया वेक्टर समझाया था, तो उसके रेस्पेक्ट में अब हम देखिए इसको थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर देखा है, एक तो पहली चीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, जैसे आप ये देख रहे हैं, ओके। और स्केलर क्वांटिटी होती है, प्लस माइनस या जीरो हो सकती है, फ्लक्स लाइंस जो होती है। तो फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका स्केलर होता है। तो यहाँ पर इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होंगी वो स्केलर होंगी, विच इज ई इनटू एस इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द सरफेस और एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स और सरफेस वेक्टर के बीच में या एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमारा ये थीटा है, ठीक है। और ये आप इसको फाई को निकाल सकते हैं, अगर फाई इफ अगर ई आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म का केस, अगर ई यूनिफॉर्म केस नहीं है तो उस केस में आपको सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा आपको ई डॉट डीएस का। उसकी बात हम आगे भी लेक्चर में करेंगे। फिलहाल ये जो फॉर्मूला है वो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में आपका अप्लाई होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह के केसेस हो सकते हैं, फॉर ओपन सरफेस एंड अदर इज फॉर क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस के केस में जो तो फाई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई एक स्मॉल फाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है, तो उसको डी फाई लिख दिया हमने, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, जैसा मैंने आपको बताया, ओके। इसी तरह क्लोज सरफेस के केस में दो केसेस हो सकते हैं। एक तो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स हम जानते हैं कि जो फ्लाई क्लोज सरफेस का होगा वो क्लोज इंटीग्रल होता है। ये जो साइन बनाया हुआ है दोस्तों, ये क्लोज इंटीग्रल का साइन ये देख रहे हैं, तो व्हिच इज ई डॉट डीएस। और गॉस लॉ जो हम आगे आने अभी थोड़ा अगले स्लाइड्स में बात करूंगा, जो गॉस लॉ होता है बेसिकली, उस केस में आपका जो फाई जो आप निकालते हैं वो नेट फ्लक्स को आप परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं, व्हिच इज 4 पाई के इनटू क्यू नॉट। तो ये कैसे होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो वैल्यू फाई जीरो इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए एक मैंने आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसकी आउटर सरफेस है, मतलब ये तीन सरफेस है, एक तो राउंड सरफेस है और दो ये आप कीजिए ये आपकी ये वाले सरफेसेस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फाई जो इनपुट होगा वो माइनस पाई आर स्क्वायर ई, एंड फाई आउटपुट जो होगा, आउटपुट का मतलब आउटसाइड और इनर साइड पे जो है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू ये होगा। तो नेट जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा उस केस में। उसका कारण क्या है, आप यहाँ देखिए फील्ड के डायरेक्शन में ये सरफेस वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर देखना ये दोनों फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस जो एरिया वेक्टर है वो दोनों पैरेलल है। लेकिन इस केस में क्या है, राउंड सरफेस के केस में एरिया वेक्टर और फील्ड जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो और ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये अपोजिट हो गए। तो जो मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो फर्स्ट केस जैसे मैंने आपको बताया, इफ ए डाइपोल इज और फॉर मेनी डाइपोल्स, अगर ज्यादा डाइपोल भी है, इज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, उस केस में फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। सेकंड केस हो सकता है द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इनसाइड अ क्लोज सरफेस, ओके। थर्ड केस हो सकता है इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज अंडर व्हिच वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज जीरो इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो ये तो आपकी बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, उन कंडीशन के बारे में जब जो टोटल फ्लक्स होता है नेट फ्लक्स जीरो कब होता है, ठीक है। और एक केस और है यहाँ पर जो है कि इनकमिंग फ्लक्स जो है नेगेटिव होगा, व्हिच इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। तो इसकी वजह से नेट परिणाम जो हो जाता है आपका नेट फ्लक्स से जीरो हो जाता है। तो अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसी को इलस्ट्रेशन के लिए मैंने यूज किया है। इफ ई वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस 3i j प्लस 4k, ठीक है। यहाँ पर i j k जो है बेसिकली जो i है, j है और k, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ थ्री डिफरेंट x, मतलब x y z डायरेक्शन में। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन y z प्लेन। तो अब देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन किस तरह से बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये x y एक्सिस है और तो y z प्लेन कौन सा हुआ, इसके परपेंडिकुलर हुआ, जैसे आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया ये आपका y z प्लेन है, और इसके परपेंडिकुलर जो व्हाइट कलर में हमने ये दिखाया है ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो एस हम वेक्टर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था एस वेक्टर क्या हुआ, उसका जो एरिया निकाल लीजिए और उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये आई डायरेक्ट, आई का मतलब एक्स डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर है वो आई के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एन कैप का मतलब है आई कैप से, तो 20 इंटू आई कैप हो गया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ फाइव आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन यहाँ पर, यहाँ से रख दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है आपके 6i प्लस 3j प्लस 4k, इसमें 20i से मल्टीप्लाई की। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट के केस में i इंटू आई का प्रोडक्ट ही आ पाएगा, अदरवाइज j i और k i का प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 120 यूनिट्स। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। अब देखिए गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम बेसिकली ये जो कूलम्ब्स लॉ है उसको हम यूज करते हैं जब पॉइंट चार्जेस होते हैं। अभी क्या है गॉस थ्योरम से आप कुछ टिपिकल जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आपको समझ आइए व्हाट इज द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon times the net charge enclosed by the closed surface. मैथमेटिकली आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। ये ds भी आपका वेक्टर है और ये e भी वेक्टर है, तो विच इज इक्वल टू q इन नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इसका एक्सप्रेशन है जो कि गॉस थ्योरम को आपका एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझ लीजिए, जो q इन है वो क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। Second thing is valid only for closed surface. ये Gauss theorem is applicable only for closed surface. And third important point is closed surface may have any shape. हाँ इसमें ये जो चीज है वो any shape का मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई रफ सरफेस है, रैंडम कोई ये शेप दिखाई गई है यहाँ पर, ये कोई ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसके अंदर दो चार्जेस हैं, Q1 है Q2 है Q3 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर टू चार्जेस, वन इज Q1 एंड अदर इज माइनस Q2। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा एज पर गॉस थ्योरम। अब ये क्लोज सरफेस और यहाँ पर देख सकते हैं ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ये स्फेरिकल सरफेस हो सकती है क्लोज सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसे निकालते हैं, इसके सरफेस इसके एरिया पे आप ले लीजिए कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये एरिया लिया गया है विच इज ई और इसके परपेंडिकुलर एरिया जो होगा ई डॉट ds। तो ये बेसिकली आपका फाई के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। देखिए ये पहला मैंने आपको कंडीशन बताई, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds व्हिच इज इक्वल टू क्यू इन साइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन यहाँ पर केस में क्या होगा, जैसे मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, देखिए देखिए ये जो डायग्राम है, ये इस डायग्राम के हिसाब से इस सरफेस
के अंदर कितने एनक्लोज चार्जेस हैं, एक तो -Q2 है, एक +Q3 है और ये Q1 है और एक +Q3 है। तो नेट और कुछ दो चार्जेस इस सरफेस के बाहर है, जैसे कि Q4 और Q5 सरफेस के बाहर दिखाए गए हैं। तो यू कैन से दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो Q इनपुट क्या, Q इनसाइड क्या होगा, Q1 +Q3 -Q2, और ये जो बाहर वाले चार्जेस हैं इनको काउंट हम नहीं करेंगे, तो ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर टोटल चार्जेस होंगे। तो इफ द मी तो यहाँ पर Q इन क्या होगा, 0 होगा और फील्ड भी 0 होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो E की वैल्यू 0 होती है लेकिन Q इनपुट भी 0 होगा उस केस में, लेकिन फर्स्ट केस में Q इनपुट 0 होगा, इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड भी 0। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि जो मैंने आपको बताया फाई इक्वल टू फाई है, सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इनपुट चार्ज और इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इफ द मीडियम इज चेंज्ड, मीडियम परमिटिविटी मतलब जो एप्सिलॉन है डायरेक्ट कांस्टेंट की हो सकता है, तो अगर ये चेंज हो जाएगा तो फाई भी वहां पर आपका चेंज होगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज क्यू इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था रिगार्डिंग गॉस थ्योरम। अब हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। ओके, इसको और देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, बाय अ क्लेवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस वी कैन इजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सिमेट्रिक चार्ज कन्फ्यूजन व्हिच आर अदरवाइज क्वाइट डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट बाय द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जैसा मतलब ये है कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस से प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछले केस में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था या फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन से कुछ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉसियन सरफेस का यूज करके गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, बशर्ते वहां पर वो सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगरेशन होना चाहिए। मतलब ये पर्टिकुलर एक सरफेस होनी चाहिए गॉसियन सरफेस जिसको हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अब देख लेते हैं इसमें और आगे। जैसे गॉसियन सरफेस ये सिलेंड्रिकल सरफेस आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। ये आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसमें क्या है आपके, देखिए ये तो राउंड सरफेस है और दो ऊपर ये आउटर ये वाली सरफेस है और ये नीचे सरफेस है। तो बेसिकली दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज बात करने की, यहाँ पर देखिए नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए, दोनों तीनों सरफेस के जो सरफेस वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए। तो फील्ड जो है जहाँ पर पैरेलल है वहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, जहाँ पर फील्ड परपेंडिकुलर है वहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब इसको थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी प्रूव गॉस थ्योरम फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक। तो एज शोन इन फिगर, जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये वाला देखिए फिगर है यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें हमने एक सरफेस लेती है विच इज गॉसियन सरफेस विच इज बेसिकली क्लोज्ड सरफेस। तो electric field at any point on S is E equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square, as we have already discussed about this particular concept. Now this field points radially towards at all points on S. Also any area element points radially outward, so it is parallel to E, that is theta is equal to 0। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए ये जो एरिया वेक्टर है और फील्ड जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो उससे क्या होगा, तो फ्लक्स थ्रू द एरिया ds is basically d phi is equal to E dot ds which is E ds into cos of 0 which is simple E ds, क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है जैसे मैंने आपको बताया। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस S is phi is equal to surface integral of this basically d phi which is E ds। तो यहाँ पर इसको E चूंकि आप इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर E सिंपल आपको ds को इंटीग्रेट करना है। तो E की वैल्यू हमारी हो गई 1/4 pi epsilon naught q upon r square और ds को हमने क्या कर दिया 4 pi r square। ओके, ये स्फीयर का आपका एरिया है, तो 4 pi r square, तो उस केस में phi E जो हो जाएगा बेसिकली q upon epsilon naught हो जाएगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसमें कुछ देख लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस थ्योरम के बारे में, उनको और जान लेते हैं। नंबर 1, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, मतलब से कुछ भी है फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। सेकंड इज फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट, जैसे मैंने आपको बताया आउटसाइड चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड इट। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और फिफ्थ पॉइंट है इन अ क्लोज्ड सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकिंग नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकिंग पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशन है जो हमें ध्यान रखना है जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको ये पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। अब देखिए इनको हमने जैसे इनको बताया था, ये देखिए चार्ज है, ये इनक्लोज्ड है, सरफेस से इनक्लोज्ड है आपके Q1 Q2 Q3 ये चार्जेस है ना। और दूसरे केस में हमने दिखाया यहाँ पर जो तीन चार्जेस हैं वो तो सरफेस के अंदर और दो बाहर है Q4 और Q5 में। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली इनकमिंग जो होगा फाई वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे आउटगोइंग फाई जो होगा फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं आपकी गॉस थ्योरम के बारे में। देखिए उसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है विच इज पॉइंट लाइक दिस, इन अ गॉसियन सरफेस फाई इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाई ई इक्वल टू 0 बट ई इक्वल टू 0 इंप्लाइज फाई इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जरूरी नहीं है कि फाई 0 होने पर ई भी 0 हो जाए, लेकिन इसका रिवर्स हो सकता है। मतलब अगर ई 0 है तो वहां उसका मतलब सीधा सीधा है कि वहां पे फ्लक्स भी 0 होगा। ओके, उसी में नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि इफ अ क्लोज्ड बॉडी नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इट विल बी 0। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, स्फीयर है। ओके, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, स्फीयर के अंदर जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसके अंदर फील्ड आपकी 0 होगी बिकॉज द चार्जेस आर स्टैटिक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इस फील्ड से इस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इसके अंदर जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये इस केस में ये भी आपका 0 होगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कि phi इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज q इनसाइड द सरफेस इक्वल टू 0 इट डजंट बट इट डज नॉट इंप्लाई फील्ड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने के लिए, phi इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाई इक्वल टू 0, e इक्वल टू 0 इंप्लाइज phi इक्वल टू 0। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको लेक्चर में आपको चीजें बताई गॉस थ्योरम के बारे में, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, इस पर कुछ फीडबैक हो तो मुझे बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, इस पर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।